नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और मैंने घटनासार की सीरीज स्टार्ट की थी जिसके 5 पार्ट आ चुके हैं। आज है 6वां पार्ट जिसमें हम नेशनल करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज का पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का टॉपिक है 18th लोकसभा और इस टॉपिक से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो आप ध्यान से इस पार्ट को सुनिए क्योंकि मैंने इस पार्ट में पॉलिटी के कुछ बेसिक फैक्ट भी कवर किए हैं जिसमें स्टूडेंट्स अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। आज का टॉपिक है 18th लोकसभा। 18th लोकसभा में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी लगातार तीसरी बार चुनकर आए हैं। तो इसी लाइन में 2 फैक्ट हैं। पहला फैक्ट क्या है, कौन से नंबर की लोकसभा है, 18th नंबर की, ये डेटा आपको याद रखना है। और मोदी जी लगातार कौन सी बार चुन के आए हैं, तीसरी बार चुन के आए हैं। ठीक है, अब 18th लोकसभा में एनडीए की जीत हुई। अब ये एनडीए क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। ये रूलिंग पार्टी का एक गठबंधन है, कोलिशन है। मतलब भाजपा और अन्य पार्टी ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है और उन्होंने सरकार बनाई है। उस कोलिशन का नाम क्या है, एनडीए। फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब इसको लीड कौन कर रहे हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और उन्होंने शपथ कौन सी डेट को ली, ये भी इंपॉर्टेंट है, 9 जून। तो हमने अभी तक 2 डेटा याद किए, 18th लोकसभा है और 9 जून, 9 दूनी 18 ऐसे याद रखिए। तो शपथ की डेट भी आपको याद रखनी है, मतलब ओथ सेरेमनी। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या और भी कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने 3 बार लगातार बने हैं? तो पंडित नेहरू जी 3 बार बने हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ पहली बार मोदी जी ने कब प्राइम मिनिस्टर बने, तो 26 मई 2014। तो हमने 3 आंकड़े याद किए, 18वीं लोकसभा है, 9 जून को शपथ ली और 26 मई को मोदी जी 2014 को पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इस 18th लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट्स प्राप्त हुई? भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट्स प्राप्त हुई। तो ये बहुमत का जो आंकड़ा होता है, जो मैजिक नंबर होता है 272, वो तो पूरा नहीं हुआ। तो भाजपा ने गठबंधन बनाया, गठबंधन का नाम मैंने आपको अभी क्या बताया, एनडीए। और एनडीए के साथ मिलकर टोटल सीट कितनी हो गई, 293। और बहुमत का आंकड़ा जो मैजिक नंबर है वो क्रॉस हो गया 272 और एनडीए ने सरकार बनाई। अब मैं आपसे पूछता हूं टोटल लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 545। ठीक है, अब ये बताइए 545 सीट्स कौन से अमेंडमेंट से हुई थी? तो 31st अमेंडमेंट 1973 से क्या हुआ था, लोकसभा की सीट्स इंक्रीज कर दी गई थी और कितनी हो गई थी, 545। तो एक बार सेम क्वेश्चन जो आरओ का भी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, जो लीक हो गया था और कैंसिल हो गया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से अमेंडमेंट से लोकसभा की सीट 545 हो गई थी। तो अमेंडमेंट का नाम क्या है, 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसका ईयर भी आपको याद रखना है। अब आप सोच रहे होंगे क्या हवा में आरओ वालों ने ये क्वेश्चन पूछ लिया? नहीं, मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था, पॉलिटी की स्ट्रेटजी वीडियो में, कि अगर किसी को 25 साल हुए हैं, 50 साल हुए हैं, 75 साल हुए हैं, 100 साल हुए हैं, तो ऐसे स्टैटिक पार्ट भी हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए ये अमेंडमेंट कब हुआ है, 1973 में। 2023 का पेपर था, 50 साल हो गए, तो 50, इसकी वजह से करंट अफेयर आरओ में पूछा गया। तो उस स्ट्रेटजी वीडियो में मैंने ये बताया था कि किस तरीके के करंट अफेयर स्टैटिक पार्ट से लिंक होके आते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार इससे जाकर देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए ये जो मोदी जी हैं कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 20वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। याद रखना, ये भी एक फैक्ट हो गया। 9 जून याद किया हमने। ठीक है, 18वीं लोकसभा, 26 मई 2014 और ये 20वां। ये छोटे छोटे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं कि शपथ समारोह में किन किन को बुलाया गया। नेबरहुड पॉलिसी के तहत और सागर विजन के तहत पड़ोसी कंट्रियों के हेड को बुलाया गया। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को बुलाया गया, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को बुलाया गया, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे को, सेशल्स के उपराष्ट्रपति, ये ग्लिच है, सेशल्स के उपराष्ट्रपति को बुलाया गया। मतलब सेशल्स के उपराष्ट्रपति आए थे, बाकी कंट्री के हेड आए थे। तो ये ग्लिच याद रखना है। सेशल्स के अहमद अफीक उपराष्ट्रपति आए थे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिए, यूपी पीसीएस का आजकल आदत है कि वो टेबल बना के क्वेश्चन पूछता है। तो एक तरफ कंट्री के हेड लिख देगा, एक तरफ कंट्री लिख देगा और कहेगा कि मिलान करो कि कौन सा गलत है। तो इन कंट्री के हेड भी आपको याद रखने हैं। तो मॉरिशस के प्रविंद जगन्नाथ, नेपाल के पुष्प कमल। ठीक है, यहाँ पे आपको नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन वर्ड भी याद रखना है। सागर की फुल फॉर्म क्या है, क्या आपको पता है? चलिए मैं बता देता हूँ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, अब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रही, इन्हें फोर्सफुली रिजाइन करना पड़ा और वहाँ पे कूप हो गया है, मतलब मिलिट्री ने सत्ता हासिल कर ली है। अब मिलिट्री धीरे धीरे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ प्रोसीड कर रही है। देखिए, अब आप इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, बांग्लादेश पे कैसे सत्ता को हटाया गया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर देखिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, एनडीए में कौन कौन सी पार्टी हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी दो पार्टियां, एक तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पार्टी। तो इन दो पार्टी के हेड के नाम आपको पता होने चाहिए। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताएं, वरना मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। और शिवसेना किसकी पार्टी है? शिंदे गुट की, महाराष्ट्र की। लोक जनशक्ति पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके हेड कौन है? रामविलास जी। और ये इनको एक मिनिस्टर का पद भी मिला है और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थे और काफ़ी यंग भी हैं, तो इनके नाम भी याद रखना है। लोक जनशक्ति पार्टी के हेड कौन है? रामविलास। आगे चलते हैं। देखिए, अभी जो लोकसभा गठित हुई है उसमें टोटल मिनिस्टर कितने बने हैं? 71। ये आंकड़ा याद रखना है, 71। अगर मैं आपसे यही पूछता हूँ, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ था, ये इससे रिलेटेड है का? हाँ, रिलेटेड है, क्योंकि इसमें यह कहा गया था कि टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जितने भी मंत्री पद होंगे वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पे 15% किसका? लोकसभा का 15%, लोकसभा की जितनी सीट हैं उसका 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। इसका मतलब 75 से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो पाएंगे। जब आप 545 का 15% निकालेंगे तो 75 के आसपास आएगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ग्लिच है जो कि यूपीएससी के एग्जाम में एक बार पूछा गया था, ये 15% में क्या प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड होते हैं? हाँ, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड होते हैं 15% में, याद रखना। और इससे ज़्यादा मिनिस्टर नहीं बन सकते, ठीक है। यहीं पे एक और चीज़ आप याद रखिए, विधानसभा के लिए भी यहाँ पे बात की गई थी। तो विधानसभा में, किसी भी स्टेट की विधानसभा में मिनिमम 12 मिनिस्टर हो सकते हैं, मैक्सिमम 15%। 15% किसका? विधानसभा में जितनी सीट्स हैं उस स्टेट की, उसका 15%। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम याद रखना है। मिनिमम 12 अगर आप याद रखोगे तो एग्जाम में मिल सकता है। 12 क्यों? क्योंकि कई स्टेट की विधानसभा बहुत छोटी छोटी हैं, कहीं 30 सीटें हैं, गोवा में 40 सीटें हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इसलिए मिनिमम आंकड़ा कितना रखा गया है कि मिनिमम 12 नंबर और ये 15% मैक्सिमम उस स्टेट की विधानसभा का, ठीक है। ये बेसिक याद रखिए और 91st अमेंडमेंट का ईयर भी याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। आगे चलते हैं कि इस मोदी जी के मंत्रिमंडल में वुमेन कितनी है? टोटल मिनिस्टर्स तो 7 हैं, याद रखना, 7 मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इनकी मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, एक ये भी फैक्ट याद रखना है। आगे चलते हैं कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में किन किन के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के पास प्रधानमंत्री है, ये तो सबको पता है। कार्मिक विभाग है, लोक शिकायत विभाग है, पेंशन विभाग है, परमाणु न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड विभाग है, इसरो से रिलेटेड विभाग है, मतलब स्पेस का डिपार्टमेंट उनके पास है। और जो विभाग किसी को बांटे नहीं गए हैं वो किसको मिलते हैं? मोदी जी को मिलते हैं, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं जो विभाग किसी मंत्री के पास नहीं है वो किसके पास जाएंगे? क्या प्रेसिडेंट के पास जाएंगे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। राजनाथ सिंह के पास रक्षा विभाग है, सबको पता है। अमित शाह जी के पास गृह होम मिनिस्ट्री है और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है। ये सहकारिता वाला आपको याद रखना है क्योंकि ये भी न्यूज़ में है आजकल, और अभी रिसेंटली ये मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, और इसके हेड कौन है? अमित शाह जी हैं। गडकरी जी के पास सड़क परिवहन है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, जेपी नड्डा, अभी नया विभाग मिला है इनका, जेपी नड्डा जी को, इनके पास क्या है? हेल्थ है, स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण, याद रखना है, भूलना नहीं है, पूछा जा सकता है। जिन जिन को नई मिनिस्ट्री मिली है वो तो हमें याद ही रखना है। जैसे शिवराज सिंह चौहान जी को नई मिनिस्ट्री मिली है, कृषि एंड किसान कल्याण, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की बात की जा रही है, ठीक है। एस जयशंकर विदेश मंत्रालय मिला है, इनको पहले से ही विदेश मंत्रालय है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? इनकी 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है द इंडियन वे, दूसरा है वाई भारत मैटर्स। आई रिपीट, द इंडियन वे एक बुक का नाम है, दूसरा है वाई भारत मैटर्स। इनकी ये 2 बुक हैं और किसने लिखी है? एस जयशंकर जी ने लिखी हैं। और मोस्ट प्रोबेबल इसमें से एक बुक आपके एग्जाम में आ सकती है, और यूपीएससी 2024 में एक बुक आई भी थी, द इंडियन वे, और उस बुक पे मैंने 6 महीने पहले, यूपीएससी के एग्जाम होने से 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मनोहर लाल हरियाणा के सीएम हुआ करते थे, उनको क्या मिल गया? ऊर्जा, आवास एंड शहरी विकास मंत्रालय।
आगे चलते हैं, जीतन राम मांझी, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, इनको एमएसएमई मिनिस्ट्री मिली है। धर्मेंद्र प्रधान, आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम लीक हुए थे तो इनके बहुत कंट्रोवर्शियल बयान आए थे, तो ये भी पता होना चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। आगे चलते हैं, हमको और क्या नाम याद रखना है, अब अगला नाम याद रखना है चिराग पासवान। ये भी इनकी, जब ये शपथ समारोह ले रहे थे तो इनकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी और काफ़ी यंग है ये, तो वायरल वीडियो से कई बार यूपीपीसीएस क्वेश्चन उठा लेता है, ठीक है। तो इनके पास फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है, क्लियर, इतना याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं, महिला एंड बाल विकास भी आपको याद रखना है, क्योंकि अब स्मृति ईरानी जी तो मिनिस्टर नहीं, अब कौन है, अन्नपूर्णा देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये पूछा जा सकता है, अन्नपूर्णा देवी। आगे चलते हैं, अब देखिए इसके अलावा और मिनिस्टर आपको नहीं याद रखने, ना ये याद रखने, मिनिस्टर जो स्टेट मिनिस्ट्रीज वाले होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब हम 18th लोकसभा को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको डिटेल में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इससे किस टाइप के क्वेश्चंस रिसेंटली आए हुए हैं और पहले भी आए हुए हैं। तो देखिए 18th लोकसभा के चुनाव किससे कब से कब तक हुए, 19 अप्रैल से 1 जून तक हुए, 19 अप्रैल से 1 जून तक हुए। कितने चरणों में हुए, 7 चरणों में, ये आंकड़ा भी याद रखना है, 7 चरणों में हुए, ठीक है। और चुनाव का रिजल्ट कब आया, 4 जून को मतगणना संपन्न हो गई थी, ठीक है, और रिजल्ट आ गया था। अब देखिए इसी लाइन से कई करंट अफेयर आए हैं, अभी रिसेंटली भी यूकेपीसीएस में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड में जब जो इलेक्शन हुए थे, उत्तराखंड में इलेक्शन हुए थे तो कौन से चरण में हुए थे, तो उसका आंसर था पहले चरण में हुए थे। यही मैं सिमिलर पैटर्न पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश में कौन से चरण में चुनाव हुए, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है, कितनी, ये भी आंकड़ा याद रखना है, 80 लोकसभा की सीट है, और हर चरण में थोड़ी थोड़ी सीट्स पे इलेक्शन हुए थे, जबकि उत्तराखंड में तो बहुत कम सीट्स हैं, तो इसलिए एक ही चरण में चुनाव करा दिया गया, जबकि यूपी में 7वां चरण में चुनाव हुए थे, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब देखिए ये 18th लोकसभा का कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा, 2024 से स्टार्ट होगा, 5 साल तक चलेगा, 2029 तक। तो इसी पैटर्न पे यूपीपीसीएस ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी, जैसे लोकसभा का नाम लिखा हुआ था, फर्स्ट लोकसभा, सेकंड लोकसभा, थर्ड लोकसभा, फोर्थ लोकसभा हैं, और यहाँ पे ईयर लिखा हुआ था, यहाँ ईयर लिखा हुआ था, यहाँ ईयर, और पूछा था कौन सा गलत है। ये 2021 या 22 में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया था। तो अगर आपको ये पता होगा कि अब से 18 लोकसभा गठित हुई हैं और किसका टाइम पीरियड कब तक था, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। थोड़ा ये डिटेल में था, चलिए इस पर मैं वीडियो बाद में कभी बनाऊंगा कि लोकसभा के पीरियड कब से कब तक चले थे, और उस पर कुछ ट्रिक बना के आपको याद करा दूंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये यूपीपीसीएस में आया था, और यूकेपीसीएस में भी अभी 2023 का जो पेपर हुआ, एक क्वेश्चन ये आया था कि कौन सी लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हुआ था। अब कार्यकाल क्या होता है, लोकसभा का 5 साल का होता है, ठीक है। तो उन्होंने ऑप्शन दिए थे, फर्स्ट लोकसभा, सेकंड लोकसभा, 8th लोकसभा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस पर मैं, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक वीडियो बना के सेंड करूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए एनडीए तो रूलिंग पार्टी है जिसने सरकार बनाई है, अपोजिशन पार्टी क्या है, इंडिया, INDIA, इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है, एग्जाम में फुल फॉर्म आ सकती है। इंडिया की फुल फॉर्म आपको कमेंट करके और बतानी है कि इंडिया की फुल फॉर्म क्या है, और ये अपोजिशन पार्टी का गठबंधन है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए जो भाजपा थी उसको कितनी सीटें मिली, 240, मैंने आपको ऊपर बताया था, और उसने गठबंधन बना के और स्पेशली 2 पार्टी किंग मेकर बनी। कौन कौन सी, तेलुगु देशम पार्टी, ये आंध्र प्रदेश में है, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी है, और जनता दल यूनाइटेड, ये नीतीश कुमार जी की पार्टी है। इनके साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर पाई थी भाजपा आंकड़ा पार कर पाई थी, तभी वो सरकार बना पाई थी। तो इसलिए इन दोनों पार्टी के नाम भी हमको याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अब उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या वाली सीट थी, वहाँ पे राम मंदिर के नाम पे भाजपा ने इलेक्शन लड़ा था, बट वो सीट हार गए थे। तो इम्पॉर्टेंट है कि अयोध्या की वाली फैजाबाद सीट को वो लोग हार गए थे, और भाजपा को यूपी से कितनी सीट मिली, 33 सीट मिली, ये भी नंबर याद रखना है। आगे चलते हैं, देखिए 18th लोकसभा में मैंने अभी आपको बताया जो गठबंधन की 2 पार्टियां इंपॉर्टेंट हैं, एनडीए की फुल फॉर्म राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और तेलुगु देशम पार्टी इंपॉर्टेंट है, और जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि इन्होंने ही बहुत सपोर्ट किया था, इसलिए इनको क्या बोला जा रहा है, किंग मेकर बोला जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, बाकी आपको पार्टी के नाम नहीं पता होना चाहिए। बाकी एक पार्टी का नाम और, लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है, रामविलास पासवान की। कई बार पार्टी का नाम और उसके लीडर का नाम लिख के मिलान करने आ जाता है, इसलिए। आगे चलते हैं,
अब यहाँ पे देखो, इंडिया की गठबंधन फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछी थी, क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो यहाँ पे आई क्या है? इंक्लूसिव है, ये आपको इंक्लूसिव वर्ड याद रखना है, ठीक है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा, आईएनसी ने सबसे ज़्यादा ली 99 सीट, और समाजवादी पार्टी ने यूपी से कितनी सीट ली? 37, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भाजपा को यूपी से कितनी सीट मिली? 33। ये आंकड़े दोनों याद रखने हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। इसके अलावा ये सब आपको नहीं याद रखना, ये भी आपको नहीं याद रखना, ठीक है? अब 18th लोकसभा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, मुकेश दलाल का नाम आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, मतलब इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा हुआ था तो उसका चुनाव, उसका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो गया था और ये निर्विरोध जीत गए थे। उनका नाम क्या है? मुकेश दलाल, और सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे। अगला, उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी से सबसे युवा सांसद सेलेक्ट हुए हैं, उनका नाम क्या है? पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज याद रखना, भूलना नहीं है, उत्तर प्रदेश का फैक्ट है, पुष्पेंद्र सरोज, ऐसा याद रख सकते हैं। पुष्प, कौशाम्बी में पुष्प लेके गए, कौशाम्बी में क्या? फूल लेके गए, ठीक है? आगे चलते हैं। इंदौर से शंकर लालवाणी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जिससे जीते थे और उनके बीच में बहुमत, जो आंकड़ों का अंतर था वो सबसे ज़्यादा था। तो शंकर लालवाणी जो मतों के अंतर से सबसे ज़्यादा मतों से जीते थे, उनका नाम क्या है? शंकर लालवाणी, और वो कहाँ से? इंदौर से जीते थे, ठीक है? इसके अलावा देखिए, ये दो थोड़े यूनिक करंट अफेयर हैं, मतलब यूनिक पॉइंट है कि असम के जेल में खालिस्तानी एक बंदा कैद था, अमृतपाल सिंह सिंधु, ये जेल में रहते हुए जीत गए, ठीक है? और कहाँ से जीते थे? खंडूर साहिब, पंजाब से जीते थे। और दूसरे, ये तिहाड़ जेल में बनते, कश्मीर के अलगाववादी, इनका नाम था अब्दुल राशिद, ये भी जीत गए थे, ठीक है? बट इनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार जान लीजिए कि हाँ, दो नाम हमने सुने हुए हैं, अब्दुल राशिद और अमृतपाल सिंह सिंधु, ये जेल में रह के जीते थे, ठीक है? मतलब जेल में रह के भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है इंडिया में, क्लियर? आगे चलते हैं। 18th लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं? 74 महिलाएं चुन के आई हैं। इसमें से कितनी मिनिस्टर बनी है? 7 मिनिस्टर बनी है, मैंने आपको ऊपर बताया। तो जितने भी आंकड़े बताए हैं वो आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है, ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा नोटा कहां पड़ा? नोटा इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में पड़ा, ये भी पूछा जा सकता है। नोटा कहां पड़ा? इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में पड़ा। नोटा की फुल फॉर्म क्या है? नन ऑफ द एबव, ठीक है? आगे चलते हैं। राहुल गांधी जी जो अपोजिशन पार्टी के इस समय लीडर हैं, वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए थे, वायनाड से और रायबरेली से। अब उन्होंने फाइनली वायनाड से रिजाइन कर दिया है और रायबरेली से वो अब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में आपको बता दिया था, 37 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, 33 भाजपा की हैं, ये दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। अब देखिए, 18th लोकसभा में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया। क्या किया? क्लीन स्वीप किया। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, यहाँ पे कहाँ का क्लीन स्वीप किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी हो गई? 29, उत्तराखंड में कितनी हो गई? 5, हिमाचल में 4, अरुणाचल प्रदेश में 2, त्रिपुरा में 2, दिल्ली में 7। अब देखिए, ये भी एग्जाम में एक बार यूपीपीसीएस के 2022 में ही पूछा गया है कि किस स्टेट में कितनी लोकसभा की सीट्स हैं, और मिलान करने दिया हुआ था। तो देखिए, अब इस तरह का करंट अफेयर आपको बहुत टफ लगेगा कि कैसे याद रखा जाए। तो आपको क्या करना है, एक तरीका है, इसको नोट डाउन कर लेना। ऐसे करके इंडिया का थोड़ा मैप खराब सा बन रहा है, आपको इस तरीके से इंडिया का मैप बनाना है। और इंडिया का जब आप मैप बना लोगे, या कोई प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है? ये तो मैंने बस टेम्परेरी बेसिस पर बना दिया है। अब देखिए, यहाँ पे आप लिखोगे बीच में मध्य प्रदेश की 29 सीट है, जहाँ पे मध्य प्रदेश की लोकेशन है। उत्तराखंड की आपने 5 लिख दी, अरुणाचल प्रदेश की 2 लिख दी, त्रिपुरा की 2 लिख दी, और दिल्ली की 7 लिख दी। तो ऐसे करके आप जितने भी स्टेट की लोकसभा सीट्स हैं वो आप ऐसे लिख देना, और 2-3 बार पिक्चर मेमोरी बन जाएगी आपके दिमाग में। 2-3 बार आप देखोगे तो आपको एटलीस्ट याद हो जाएंगी। अच्छा, मैंने 29 नॉर्थ में लिखा था, साउथ की सीट नहीं है, ठीक है? ये एक तरीका है इन सीट्स को याद करने का, क्योंकि हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस आ ही सकते हैं और इस साल बहुत प्रोबेबल चांस है। तो इनके नंबर तो एटलीस्ट आप याद कर लेना जहाँ पे क्लीन स्वीप किया है, ठीक है? आगे चलते हैं। इस लोकसभा का गठन कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूटेड कब हुई थी लोकसभा? तो ये भी डेट याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूटेड कब हुई थी?
24 जून 2024 को। शपथ समारोह की डेट याद रखनी है 9 जून, और लोकसभा 18 कब गठित हुई? 24 जून 2024 को। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं उड़ीसा के जो सांसद हैं भर्तृहरि मेहताब, ये कौन बने हैं? प्रो टर्म स्पीकर बने हैं। कौन बने हैं? प्रो टर्म स्पीकर बने हैं। तो देखिए, प्रो टर्म स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसका काम क्या होता है कि जो नई लोकसभा चुन के आई है वहां उनको उसकी पहली मीटिंग को हेड करना, और जो नई लोकसभा चुन के आई है उसके मेंबर को ओथ दिलाना। तो फर्स्ट मीटिंग को हेड करना और नए मेंबर्स को ओथ दिलाना। तो अगर पूछा जाए सबसे मेन ड्यूटी क्या है, तो नए मेंबर्स को ओथ दिलाना। अब देखिए, प्रो टर्म स्पीकर जो होता है ये कौन होता है? तो जो यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर जो होता है लोकसभा का, उस जो नई लोकसभा चुन के आई है उसको हम क्या बनाते हैं? प्रो टर्म स्पीकर बनाते हैं। अब देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर का एक इंपॉर्टेंट रोल है, पार्लियामेंट्री अफेयर का एक इंपॉर्टेंट रोल है प्रो टर्म स्पीकर में। आपको कमेंट करके बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर का प्रो टर्म स्पीकर को बनाने में क्या रोल है। जो सही बताएगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहां पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो प्रो टर्म स्पीकर है वो कौन से स्टेट से हैं? उड़ीसा से हैं, ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसा से हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे, अब स्पीकर कौन बने? ओम बिरला जी बने। कौन बने? ओम बिरला जी बने। ठीक है, ये सेकंड टाइम स्पीकर बने हैं। अब देखिए, स्पीकर से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पीकर का जब इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन की डेट को कौन फिक्स करता है? डेट को कौन फिक्स करता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रेसिडेंट फिक्स करता है स्पीकर के इलेक्शन की डेट को, ये पॉइंट आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज बताइए, स्पीकर क्या सेपरेट ओथ लेता है? तो स्पीकर जब इलेक्ट हो जाता है, जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उन्हीं में से इलेक्ट होता है, ये आपको याद रखना है स्पीकर। और जो प्रेसिडेंट है उनकी इलेक्शन की डेट को, स्पीकर के इलेक्शन की डेट को फिक्स करते हैं। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या स्पीकर सेपरेट ओथ लेता है? तो नहीं, स्पीकर कोई सेपरेट ओथ नहीं लेता है। एज ए मेंबर उसने जो पहले ओथ ले लिया वही उसकी ओथ मानी जाएगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है डिप्टी स्पीकर के बारे में। तो डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है? स्पीकर करता है। स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। याद रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब डिप्टी स्पीकर 11th लोकसभा से ये डिसाइड किया गया था कि ये अपोजिशन पार्टी से होगा। कहां से? अपोजिशन पार्टी से, भूलना नहीं। 3 फैक्ट मैंने बताए कि डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की डेट स्पीकर फिक्स करता है, और डिप्टी स्पीकर ऐसा डिसाइड हुआ था 11th लोकसभा से कि डिप्टी स्पीकर अब अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करेगा। इससे पहले रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता था, अब अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में विधानसभा चुनावों के बाद नई सरकार का गठन। इसका मतलब आप क्या समझे कि लोकसभा के इलेक्शन के साथ साथ आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में, इन 4 स्टेट में क्या हुआ? लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए। तो यहाँ पे एक बेसिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आ जाता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए कमेटी गठित की गई थी कि लोकसभा के चुनावों के साथ साथ विधानसभा, जितनी भी स्टेट की विधानसभाएं, उसके चुनाव करा दिए जाएं। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए कमेटी बनी थी। उसके हेड कौन थे? हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। ये याद रखना है, रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, अब देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइमल्टेनियस इलेक्शन। अगर लोकसभा के इलेक्शन के साथ साथ सभी स्टेट की विधानसभा के इलेक्शन भी करा दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इलेक्शन। और इसके लिए कमेटी कौन सी बनी थी? रामनाथ कोविंद। अब देखिए, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन विधानसभा में कितनी सीट्स हैं ये हमें पता होना चाहिए, और इन विधानसभा में कौन कौन सीएम चुन के आया है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन बने हैं? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीट्स हैं? 60 सीट्स हैं। इतना याद रखना है। और ठीक है, आगे चलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ इतना याद रखेंगे आप। फिर चलते हैं, ये 60 सीट्स मैंने आपको बता दी हैं। आगे चलते हैं। सिक्किम में कौन बने हैं? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम में कौन बने हैं? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम की विधानसभा में कितनी सीट्स हैं? 32 सीट्स हैं, 32 सीटें। ठीक है, ऊपर मैंने बताया सिक्किम की लोकसभा में 2 सीटें और सिक्किम की विधानसभा में कितनी सीट्स हैं? 32 सीटें। ठीक है, देखिए 32 सीटें, और इसके हेड कौन है? प्रेम सिंह तमांग सीएम बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
आंध्र प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी ने भाजपा गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, भाजपा पार्टी को, तभी वो सरकार बना पाए थे, इसलिए इनकी पार्टी का नाम भी इंपॉर्टेंट है और आंध्र प्रदेश के इलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है आंध्र प्रदेश के सीएम का? चंद्रबाबू नायडू। इनकी पार्टी का नाम क्या है? तेलुगु देशम पार्टी। और विधानसभा में कितनी सीट है? 175। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक पार्टी भी बहुत न्यूज़ में रही थी आंध्र प्रदेश की, जन सेना पार्टी। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साउथ के हीरो हैं पवन कल्याण जी, उनकी पार्टी है और ये भी बहुत अच्छे नंबर्स लेके आई। 21 सीटें इनको प्राप्त हुई विधानसभा में और इनकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई। स्पेशली इनके जो बड़े भाई हैं, ये उनके स्टेज पे पैर छू रहे थे, तो ये वीडियो बहुत वायरल हुई। और हमारे इंडियन कल्चर में ये संस्कार भी है, बड़े भाइयों की रिस्पेक्ट करना, उनके पैर छूना। तो इन्होंने इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये किया भी, तो बहुत वीडियो वायरल हुई। तो जन सेना पार्टी किसकी है? आपको याद रखना है, पवन कल्याण जी की है। और तेलुगु देशम पार्टी और जन सेना पार्टी ने मिलकर कौन सी आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई? चंद्रबाबू नायडू उनके हेड हैं। ठीक है, और कितनी सीट है? 175। देखिए, मैं आपको साथ ही साथ कुछ बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको याद हो जाए। और जो चीज़ें वायरल हो जाती हैं ना आजकल और वो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो यूपी पीसीएस पूछ लेता है उनको एग्जाम में, और भी स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है। जैसे बिहार के पीसीएस में पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले साल, कि जब अफगानिस्तान से यूएसए छोड़ के गया था, तो जो वहाँ के लास्ट कर्नल थे आर्मी के, उनकी फ़ोटो बहुत वायरल हो गई थी। उन्हीं कर्नल का नाम पूछ लिया था कि वो लास्ट कर्नल कौन थे यूएसए के, जो अफगानिस्तान की धरती को छोड़ के गए थे। ठीक है, तो ऐसे करंट अफेयर हमको पढ़ते रहने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, पवन कल्याण की जन सेना पार्टी मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और ये उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। किसके नेतृत्व में? मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में। अब देखिए, 24 सालों से नवीन पटनायक जी की सरकार थी उड़ीसा में, और अब भाजपा ने सरकार बनाई है 24 सालों के बाद। तो ये 24 ईयर भी याद रखना है, कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा जाएगा, 24 सालों के बाद भाजपा ने ऐसा किया है। ठीक है, नई सरकार आई है, भाजपा नहीं लिखाएगा तो नई सरकार लिखी आ जाएगी। क्लियर? अब देखिए, इस उड़ीसा में कौन पीएम बने हैं? मोहन चरण मांझी। ठीक है, अब देखिए, मोहन नाम से आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए, मोहन नाम से एक जगह पीएम और है, तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के पीएम हो गए, सीएम हो गए, और मोहन चरण मांझी उड़ीसा के हो गए। अब देखिए, सेम नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, एग्जाम में आ जाएगा, आपको लगेगा मोहन तो याद रह गया, मांझी और यादव आपको याद नहीं रहा। तो ऐसे कंफ्यूजिंग फैक्ट को भी साथ ही साथ नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, तो उड़ीसा में किसकी सरकार? मोहन चरण मांझी जी की सरकार। ठीक है, आगे चलते हैं। उड़ीसा में कितनी सीटें? 147, आंध्र प्रदेश में 175, सिक्किम में 32। तो इन चारों लोग, अरुणाचल प्रदेश में कितनी थी? 60 थी। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, मैप बना लेना है इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इंडिया का मैप बनाया, उड़ीसा का लिख दिया, अरुणाचल प्रदेश का लिख दिया, तो एटलीस्ट इनको तो याद कर लेना है। अगर इनसे आया हुआ करंट अफेयर आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, उड़ीसा में एक उप मुख्यमंत्री भी बनी है, उनका नाम भी याद रखना है, प्रावती परिदा, क्योंकि आजकल उप मुख्यमंत्री बहुत बनाए जा रहे हैं स्टेट में। मध्य प्रदेश में जहाँ तक मुझे याद है 2 मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा में प्रावती परिदा, आंध्र प्रदेश में भी मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान में भी उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है, उप मुख्यमंत्री की जो पोस्ट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री मतलब डिप्टी सीएम की बात कर रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल नेसेसिटी की वजह से ये पोस्ट बनाई जाती है। क्लियर? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई पोस्ट नहीं लिखी हुई है। क्लियर? तो हमने इतना करंट अफेयर याद किया, कुछ डेटा याद किए हैं। एक बार मैं आपको जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, 9 जून कमेंट करके आपको बताना है 9 जून क्यों इंपॉर्टेंट है, 18 नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, 71 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से अमेंडमेंट से? 2003 के अमेंडमेंट से, 91st अमेंडमेंट। टोटल मिनिस्टर कितनी वोमेन, मतलब कितने वोमेन लोकसभा में चुन के आई हैं? तो 74 वोमेन लोकसभा में चुन के आई हैं। और कितनी मिनिस्टर बनी है? 7 मिनिस्टर बनी है, और एक प्रोटम स्पीकर आपको याद रखने हैं। ठीक है, उड़ीसा के भर्तृहरि पांडे। इसके साथ ही साथ जितनी सीट्स हैं लोकसभा की, जो सीट्स हैं जो जहाँ क्लीन स्वीप किया है भाजपा ने, वो सीट्स आपको याद रखनी है। और कहाँ कहाँ साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए थे 4 स्टेट में, वो आपको याद रखने हैं, उनकी सीट्स याद रखनी है बेसिकली। ठीक है, इतना सारा फैक्ट याद रखना है। और जो नए मिनिस्टर्स बताए हैं मैंने आपको, वो भी याद रखने हैं। और जो मैंने आपको एक 31st अमेंडमेंट बताया वो याद रखना है।
और स्पीकर की पार्टी को, स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है ये मैंने आपको, स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन निर्धारण करता है ये आपको मैंने बताया। डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन करता है ये मैंने आपको बताया। और डिप्टी स्पीकर के बारे में ये बताया कि 11th लोकसभा से ये अपोजिशन पार्टी से होंगे, तो 11th लोकसभा याद रखना है। ठीक है, इतने बेसिक फैक्ट हो गए। तो आज के लिए इतना ही 18th लोकसभा के बारे में। और इस वीडियो को एटलीस्ट 2 बार सुन लेना या एक बार सुन के नोट्स बना लेना, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आए और आपका गलत ना हो। बाकी अपना ध्यान रखिए अच्छे से और एग्ज़ाम तक लगातार कंटिन्यूसली अब मिनिमम 8 घंटे तक पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।